वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है उससे किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और आखिरकार दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक सामान्य परिचय आपको देने का प्रयास करूंगा ताकि आपके जो प्रश्न हों लगभग यहीं से फंसने का प्रयास हो और आपको पता चल जाए कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत, यानी जिसको अंग्रेजी में हम साउथ ईस्ट एशिया के नाम से जानते हैं, उससे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब परीक्षा कौन सी भैया? तो परीक्षा कोई भी हो सकती है, चाहे वह आईएएस पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, या इसी प्रकार से चाहे वह बीए थर्ड ईयर की परीक्षा हो, जिसमें भी आपका साउथ ईस्ट एशिया से प्रश्न आता है। मतलब साउथ ईस्ट एशिया में आपके कितने देश हैं? 11 देश आपके मुख्य रूप से आपको पढ़ने होते हैं, जैसे कि ब्रुनेई, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया यानी जिसको हिंदोनेशिया भी हम कहते हैं, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये जो 11 देश है मेरे भाई, इन्हीं से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चाहे वह अलग अलग कंपटीशन में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो मेरे भाई यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक परीक्षा की दृष्टि से यह बात ध्यान रखेंगे। तो मुख्य रूप से अगर बात की जाए, मेरा परिप्रेक्ष्य जो होगा बीए तृतीय वर्ष को लेकर के है। जियोग्राफी का पेपर 3 जो होता है आपका, उसका जो बी वाला पोर्शन होता है उसका नाम होता है साउथ ईस्ट एशिया, यानी जिसको हिंदी में दक्षिणी पूर्वी एशिया के नाम से हम जानते हैं। हम इसको मैप पर भी करवाने का प्रयास जो है करेंगे, लेकिन अभी उतना उपकरण मेरे पास उपलब्ध नहीं था, इसलिए हमने नहीं उसको करवाया। लेकिन अभी आपको बताने का प्रयास करूँगा कहाँ कहाँ कौन कौन से देश आपके स्थित है, इसको भी आपको बताने का जरूर प्रयास करेंगे। तो जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग, सभी दोस्तों के पास अपने। ओके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां पर भी आप हों तो सब जगह पर वीडियो को शेयर करें मेरे भाई। ओके, और वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। ओके, एक लाइक आपका बहुत मोटिवेट जो है हमको करता है। चलिए मेरे भाई बात करते हैं, और ध्यान रखेंगे अगर आपको इसी प्रकार से और भी यानी सुदूर पूर्व एशिया का वीडियो देखना है तो सुदूर पूर्व एशिया उससे संबंधित जो है हमने प्रॉपरली वीडियो बनाई है, उसको भी देख लीजिएगा। अगर आपको मेरे प्यारे दोस्तों जो दक्षिणी पश्चिम एशिया है उससे संबंधित वीडियो चाहिए तो उसकी वीडियो आपके सामने जल्द ला दूंगा। ठीक, तो आपकी जो भी होगी आप अपने हिसाब से मैनेज करिएगा। वैसे जब जियोग्राफी में आप बीए थर्ड ईयर में होते हैं तो आपका जो पेपर 3 होता है जियोग्राफी का, वह 3 पार्ट में होता है, यह बात आप सभी को पता होगी। उसमें से ए वाला जो पोर्शन होता है उसको हम दक्षिण पश्चिम एशिया कहते हैं, यानी कि साउथ वेस्ट एशिया कहते हैं। जो बी वाला पोर्शन होता है उसको हम साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्वी एशिया कहते हैं। जो सी वाला पोर्शन होता है उसको हम फार ईस्ट एशिया यानी सुदूर पूर्व एशिया कहते हैं, या फिर पूर्वी एशिया के नाम से जानते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो जो आपका दक्षिण पश्चिम एशिया होता है इसमें आपके कौन से देश आते हैं? जो खाड़ी वगैरह देश हैं, जो ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, बहरान, कुवैत, ये सारे के सारे देश जो हैं वह उधर पड़ते हैं। जब आप मेरे प्यारे दोस्तों बात करते हैं जो बी वाला पोर्शन जो हमने आपको बता दिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे के सारे देश कौन से हैं भाई? तो बी वाले में पोर्शन के अंतर्गत नहीं, दक्षिणी पूर्वी एशिया में। जबकि जो आपका सी वाला पोर्शन होता है मेरे भाई, सी वाला पोर्शन जो होता है इसमें आपका चाइना, जापान ये सब आते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे कौन कौन आते हैं उसमें। उसमें आपके चाइना, जापान ये सब आते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। ओके, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया ये सब आते हैं। ठीक, चाइना और जापान मुख्य रूप से इसमें शामिल होते हैं। तो ये रही एक प्रकार से मुख्य रूप से जो हमने बातें बताई आपको इससे संबंधित। तो यहाँ पर आपके पेपर के अकॉर्डिंग जो होगा, जो आपके, आप कैसे पता चले भाई आपका पेपर कौन सा होगा और किस प्रकार, मतलब कि कौन सा एशिया आप में शामिल है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप अपने जो वो होगा आपका एडमिट कार्ड होगा यानी प्रवेश पत्र होगा, उस प्रवेश पत्र में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो होगा विषय लिखा हुआ होगा। तो वहाँ पर आप देख करके अपनी एशिया को चूज कर सकते हैं कि हम किस प्रकार से रीजनल ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात क्षेत्रीय भूगोल पढ़ेंगे, तो उसमें कौन सा पोर्शन हमको पढ़ना है, इतना जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल करेंगे हम, परीक्षा से पहले एक बार जरूर देख ले मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। तो चलिए प्रश्नों की कतार शुरू करते हैं हम एक प्रकार से। चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 16 चूंकि 15 प्रश्न इससे पहले जो है वह मैं लाऊंगा आपके समक्ष, जो उसके होंगे दक्षिणी पश्चिमी एशिया के, उसको भी आपको देखने का प्रयास करूंगा। ठीक, ध्यान रखेंगे, दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों पहला प्रश्न। ठीक, यहाँ पर पहला प्रश्न इसका आप देख लीजिए सभी लोग फटाफट से। देखिए, दक्षिणी पूर्वी एशिया का संक्षिप्त परिचय आपसे पूछ रहा है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का संक्षिप्त परिचय आपसे पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे, इसको देखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले दक्षिणी पूर्वी एशिया का हम क्या समझते हैं, संक्षिप्त परिचय समझते हैं, सामान्य परिचय समझते हैं।
दक्षिणी पूर्वी एशिया मानव प्रजातीय रूप से चीन से अधिक निकट है। मतलब जो इनकी जो प्रजातीयता होती है, यानी कि नाक, कान और उनका मुखौटा कैसा होगा, उनकी गढ़नपात कैसी होगी, शारीरिक बनावट कैसी होगी, उनका डोल कैसा होगा, यानी शरीर का आकार कैसा होगा, ये सब निर्भर करता है मतलब कि वह कैसा होता है, चाइना के आकार का होता है। मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया है वह चाइना के नीचे पड़ता है। एक बार मैं मैप में आपको दिखाने का प्रयास करूँ, वैसे मैप आपको बनाने का प्रयास मैं करता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, ओके, यहाँ पर मैं बनाने का प्रयास करता हूँ मैप, ओके। देखें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये आपका पोर्शन जो है, ये आपका क्या होता है भाई, भारत। मान लेते हैं ये आपका भारत है। भारत के इधर बगल मेरे प्यारे दोस्तों, ये इधर जो है भारत इधर से है। अब यहाँ पर आपका म्यांमार होता है, बर्मा जिसको आप कहते हैं। बर्मा से ही सटा हुआ आपका मेरे प्यारे दोस्तों नीचे नीचे से चले जाएंगे, यहाँ पर आपका जो है पड़ेगा, क्या पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बर्मा के बगल मतलब जो है तो आपका थाईलैंड के बोल रहे हैं, वियतनाम वगैरह ये सब पड़ता है, जो है कंबोडिया, और उसके बाद में लाओस, मलेशिया, मतलब कि मलेशिया नीचे पड़ता है आपका, फिलीपींस वगैरह। तो मतलब जो भारत के इधर वाला किसी दिन मैप समझाऊंगा तो विस्तार से आपको बता दूंगा। तो ये ऊपर आपका चाइना वाला एरिया है, और इसी के नीचे जो है सभी के सभी देश आपके बसे हुए हैं। यहीं पर आपका क्या है, सिंगापुर है, यहीं पर आपका सिंगापुर, यहाँ पर बुरनोई आपका पड़ता है, और इसके नीचे जो है आपका जो है मलेशिया पड़ता है। मलेशिया के नीचे आपका क्या पड़ता है, इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह जिसमें बहुत सारे द्वीप सम्मिलित हैं, तो भाई इंडोनेशिया द्वीप समूह है, ओके, ध्यान रखेंगे। जावा, सुमात्रा आप देखते होंगे, नाम सुना होगा आपने, तो उसी के द्वीप समूह है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये था जो कुछ हमने बताया था। तो चीन के चूँकि नीचे है, तो प्रजातीयता के हिसाब से मतलब कि उनका जो शरीर की बनावट वगैरह होगी वह चीन के मनुष्यों की तरीके से होगी, चीन की जो है प्रजाति होगी उसी से संबंध रखती होगी। लेकिन बात की जाए मेरे भाई अगर उनके जो है चाल चलन की, मतलब उनके सांस्कृतिक चीज़ों की, तो सांस्कृतिक रूप से वह भारत से अत्यधिक निकटता रखता है। मतलब जितने भी आपके इंडोनेशिया, मलेशिया और उसके बाद में ईस्ट तिमोर, कंबोडिया और बुर्नेई, सिंगापुर, आप इन सभी के देशों को देखेंगे, फिलीपींस, म्यांमार, इन सभी को देखेंगे, थाईलैंड, वियतनाम, इन सभी के जो मनुष्य होंगे उनकी जो संस्कृति होगी कहीं ना कहीं पे उनका कल्चर जो होगा वह इंडिया से बिलोंग करता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों वही बात की जाए प्रजातीयता हिसाब से, शरीर की बनावट वगैरह के हिसाब से वह चाइना के फेवर में रहता है, ठीक। आगे देखते हैं, मतलब कि उसकी शारीरिक बनावट चाइना के मॉडल होती, चाइना के तरीके से होती है, लेकिन कल्चर वगैरह सब इंडिया का होता है। यहाँ पर देखें दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है भाई, दक्षिणी पूर्वी एशिया का संपूर्ण क्षेत्रफल है आपका कितना है भाई, तो 4500 वर्ग किलोमीटर का है। कितने वर्ग किलोमीटर का है, 4500 वर्ग किलोमीटर का है दक्षिणी पूर्वी एशिया का। कुल मिलाकर के क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी है, लगभग एक प्रकार से बात की जाए तो 1700 वर्ग मील पड़ता है। यहाँ जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 61 जो है करोड़ के आसपास है, 61 करोड़ के आसपास है, और यह डाटा है 2012 और 13 की जनगणना के अकॉर्डिंग, ओके। तो भाई वहाँ की जनसंख्या लगभग कितनी है, 61 करोड़ के आसपास है। ध्यान रखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 61 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। और 4500 वर्ग किलोमीटर में यहाँ का क्षेत्रफल फैला हुआ है। मतलब जो 11 देश हैं यहाँ आपके, इनका क्षेत्रफल कुल मिलाकर के 4500 वर्ग किलोमीटर का फैला हुआ है। जिसमें बुरनोई की बात की जाए, ब्रुनेई जो आपका देश है उसकी राजधानी है आपकी बंदर सेरी बेगावान। तो आपसे राजधानी वगैरह पढ़ लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ठीक। तो राजधानी वगैरह बिल्कुल आपको कंठस्थ होने चाहिए, और कितना क्षेत्रफल किसका, किस देश का है, और कितना जनसंख्या है, इसको भी आप लोग देखने का प्रयास अवश्य करेंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था, ब्रुनेई, ब्रुनेई का जो राजधानी आपकी क्या नाम है उसका, बंदर सेरी बेगावान। क्या नाम है, बंदर सेरी बेगावान। ब्रुनेई की बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों तो उसका क्षेत्रफल जो है वह एक प्रकार से ज्ञात नहीं है, उसका क्षेत्रफल जो है आपको ज्ञात नहीं मिलता। उसका क्षेत्रफल आप लगभग लगा के मतलब कि एक प्रकार से उसको अज्ञात में ही रखते हैं, उसको लिखना नहीं, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। ब्रुनेई की एक प्रकार छोटा सा देश है और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ब्रुनेई उसकी राजधानी क्या है, बंदर सेरी बेगावान है। जनसंख्या अगर आपसे पूछेगा तो 2010 में जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। 2010 की जनगणना के अनुसार लगभग जो है 40,000 के आसपास जो है वहां की जनसंख्या, कहां की, ब्रुनेई की, ओके। वही उसके बाद बात की जाए कंबोडिया, तो कंबोडिया की राजधानी कौन है, नोम पेह। कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोम पेह। क्या नाम है कंबोडिया की राजधानी का, नोम पेह नाम है। जिसकी बात की जाए तो 181 वर्ग मतलब 181,000 वर्ग किलोमीटर जो है, 181,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है किसका, तो किसका क्षेत्रफल है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, कंबोडिया का, ओके। ध्यान रखेंगे किसका है, कंबोडिया का, ओके।
और बात की जाए जनसंख्या की तो लगभग जो है यहाँ पर 1,51,00,000 के आसपास जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। 1,51,00,000 की जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है मेरे प्यारे दोस्तों 2010 की जनगणना के अनुसार। ईस्ट तिमोर की राजधानी आपकी दिल्ली पड़ेगी और यहाँ की जनसंख्या लगभग 12 जो है लाख के आसपास है, ध्यान रखेंगे। ओके, वहीं बात की जाए इंडोनेशिया यानी हिंदोनेशिया जिसको कहा जाता है, उसकी राजधानी आपकी क्या है, जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। और सबसे बड़ा एक प्रकार से ईस्ट मतलब की बात की जाए सबसे बड़ा यही है का इंडोनेशिया जो द्वीप समूह है आपका सबसे बड़ा भी है। देशों की बात की जाए तो देश में जो 11 देश हैं आपके जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया के, उसमें सबसे बड़ा आपका कौन है, सबसे बड़ा है इंडोनेशिया नहीं हिंदोनेशिया, जिसकी राजधानी क्या है, जकार्ता। 1905,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और यहाँ की जनसंख्या की बात की जाए तो 23,55,00,000 के आसपास है। 23,55,00,000 के आसपास यहाँ की जनसंख्या है। कुल मिलाकर के जनसंख्या कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 61 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 23 करोड़ जनसंख्या लगभग जो है मेरे प्यारे दोस्तों अधिकांश जनसंख्या, आधे से कम जनसंख्या यहाँ की है। ओके, ध्यान रखें, किसकी, इंडोनेशिया की। बात की जाए लाओस की तो लाओस जो है उसकी राजधानी क्या है, वियंतिमान है। क्या नाम है, वियंतिमान। लाओस की राजधानी का क्या नाम है, वियंतिमान है। 237,000 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल इसका फैला हुआ है। 64 जो है लाख के आसपास यहाँ की जनसंख्या है। ओके, ध्यान रखेंगे। वहीं बात की जाए मलेशिया की तो मलेशिया की राजधानी आपकी क्या है, कुआलालंपुर है। क्या नाम है उसका, मलेशिया की राजधानी का कुआलालंपुर है, जिसकी बात की जाए तो 330,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। वहीं बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों जो है इसकी जनसंख्या की तो लगभग जो है मलेशिया की राजधानी बात की जाए मतलब कि मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर है और 330,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है और 2,90,00,000 के आसपास की जनसंख्या, लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या जो है मलेशिया में निवास करती है। म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार की राजधानी क्या है, नापीते। क्या नाम है म्यांमार की राजधानी का, नपीते नाम है। और नपीते लगभग बात की जाए म्यांमार जो है यानी बर्मा जिसको पहले कहा जाता था, 677 जो है 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। म्यांमार यानी अपना पड़ोसी जो है बगल अराकान न्यूमा पहाड़ियों की श्रेणी से एक प्रकार से बढ़ता सीमा साझा करती है हमारे और उसके मध्य। तो नपीते जिसकी राजधानी है म्यांमार की, 677,000 वर्ग क्षेत्रफल पर फैला हुआ किलोमीटर पर। और लगभग यहाँ की जनसंख्या कितनी है भाई, तो यहाँ पर भाई चूंकि भारत के बगल है तो जनसंख्या ठीक ठाक होगी। 5,34,00,000 जनसंख्या लगभग निवास करती है, लगभग 5.5 लाख जनसंख्या जो है आप बोल सकते हैं निवास करती है। कहाँ पर, म्यांमार में। अगला है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। 300,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और लगभग यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो ठीक ठाक मात्रा में है और जनसंख्या यहाँ पर 9,40,00,000 के आसपास निवास करती है। 9,40,00,000 जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बात की जाए अगला थाईलैंड। थाईलैंड आप सभी लोगों ने साउथ की मूवी देखा होगा तो पता चला होगा आपको। बैंकॉक राजधानी है उसकी, थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है। साउथ के हीरो जो होते हैं हरदम बैंकॉक ही जाते हैं शूटिंग करने अधिकतर। ठीक, ध्यान रखें, नज़दीक पड़ता है वहाँ से। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है। 513 जो है 1,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैला हुआ है यह देश थाईलैंड। और इसमें जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 6,80,00,000 जनसंख्या निवास करती है मेरे प्यारे दोस्तों। लगभग 7 करोड़ के आसपास की जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। वियतनाम की बात की जाए उसकी राजधानी क्या है, हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, हनोई। 330 जो है 1,000 क्षेत्रफल पर फैला हुआ किलोमीटर के। ठीक, ध्यान रखेंगे। और लगभग यहाँ की जनसंख्या वियतनाम की कितनी है, तो लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 8,90,00,000 जनसंख्या निवास करती है वियतनाम में। हनोई जिसकी राजधानी है 330,000 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ध्यान रखेंगे। और बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों अगर यहाँ की जो है जनसंख्या की तो कितनी है भाई, कितनी है, 8,90,00,000 जनसंख्या, लगभग 9 करोड़ के आसपास जनसंख्या निवास करती है वियतनाम में। तो हमने 11 के 11 देशों की राजधानी आपको बता दी और उसके क्षेत्रफल भी बता दिए 1,000 वर्ग किलोमीटर में, और हमने जनसंख्या भी बता दी 2010 के जनगणना के अनुसार। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। अब थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं और मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद मैं तेज़ी से चलूँगा और प्रश्नों को आपको देखने का प्रयास करूँगा। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी, ये आपको पता होनी चाहिए। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपका जो है अच्छे तरीके से पेपर हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी एशिया का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, 4,500 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 4,500 वर्ग किलोमीटर है। ओके, ध्यान रखेंगे, 4,500 वर्ग किलोमीटर है, मतलब 4,500 मतलब वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं मेरे भाई,
आगे देखते हैं, लगभग यहाँ 17 जो है 100 वर्ग किलोमीटर मतलब कि वर्ग मील यहाँ की जनसंख्या जो मतलब कि कितनी है, तो कितनी है भाई जनसंख्या यहाँ पर देख लीजिए 61 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। जनगणना के अनुसार जो है किसके, तो 2012 और 13 की जनगणना के अनुसार यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, 135.6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर निवास करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है 135, जैसे 1 किलोमीटर का अगर हम दायरा बनाए, 1 किलोमीटर का एक वर्ग खींचे, 1 किलोमीटर हमने एक रेखा ली 1 किलोमीटर की है, और 1 किलोमीटर इधर हमने खींचा, 1 किलोमीटर इधर खींचा, 1 किलोमीटर इधर खींचा। मतलब जब भी कोई व्यक्ति एक बिंदु से 1 किलोमीटर आप इधर जाएँ, फिर 1 किलोमीटर इधर जाएँ, फिर 1 किलोमीटर इधर आएँ, फिर 1 किलोमीटर इधर आए, तो अपने स्थान पर पहुँच गए। अब 1-1 किलोमीटर ये सब चारों तरफ है। अब इतने स्थान पर मेरे प्यारे दोस्तों 135 लोग निवास करते हैं। ये होता है आपका वर्ग किलोमीटर में निवास करने एक प्रकार जनसंख्या घनत्व 135.6 मतलब लगभग बात की जाए 136 लोग, तो 136 लोग निवास करते हैं आपके जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो आपसे जब भी बात की जाए प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो मतलब कि 1 किलोमीटर का दायरा आप अंदाज लीजिए कि 1 किलोमीटर इधर जाएंगे, फिर 1 किलोमीटर के अंदर उधर आएंगे, फिर इधर और फिर आकर के अपने सालों में मिल जाएंगे, और उसके बीच में जो जितने भी लोग रहते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो लगभग 136 लोग के आसपास निवास करते हैं प्रति वर्ग जो है किलोमीटर में, जबकि यही मील में बात की जाए तो 351 व्यक्ति प्रति वर्ग मील में निवास करते हैं। मील थोड़ा बड़ा होता है उससे। आगे देखते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया में लगभग 11 देश हैं। कितने देश हैं, लगभग 11 देश है। पहला देश का नाम क्या है, ब्रुनेई। राजधानी क्या है ब्रुनेई की, बंदर सेरी बेगावन। अगला आपका है कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोम पे। क्या नाम है भाई कंबोडिया की राजधानी का, नोम पे। अगला है आपका ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर की राजधानी क्या है, डिली। क्या है, डिली। ईस्ट तिमोर की राजधानी क्या है, डिली। इंडोनेशिया आ गया था। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जिसको इंडोनेशिया कहा जाता है, जकार्ता। क्या, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। अगला है आपका लाओस। लाओस मैया किसकी राजधानी है, लाओस की राजधानी क्या है, वियंतिमान। क्या है, वियंतिमान। अगला है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर। क्या नाम है इसका, कुआलालंपुर। ठीक, मलेशिया की राजधानी। अगला है म्यांमार। म्यांमार यानी बर्मा की राजधानी क्या है, नपीते। क्या राजधानी है, नपीते। आगे है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है, फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। क्या नाम है फिलीपींस की राजधानी का, मनीला। सिंगापुर की राजधानी क्या है भाई, सिंगापुर की, सिंगापुर सिटी। क्या नाम है, सिंगापुर सिटी। बहुत ही डेवलप कंट्री है सिंगापुर, चूँकि इसके नीचे से मलक्का जल संधि जो होती है जाती है इंडोनेशिया को काटते हुए, और यहीं से लगभग विश्व की सारी जहाज़ों का व्यापार होता है। इसलिए यहाँ पर सिंगापुर बहुत ही एक प्रकार से प्राकृतिक दृश्य से भी और एक प्रकार से वहाँ की टेक्नोलॉजी भी ठीक ठाक मात्रा में है, तो बहुत आगे है सिंगापुर। ठीक, ध्यान रखेंगे। सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या हमने बताया, सिंगापुर सिटी। अगला आपका देश क्या है, थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी क्या हमने बताई मेरे प्यारे दोस्तों, बैंकॉक। ओके, और वियतनाम अगला है आपका लास्ट। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई है। क्या नाम है वियतनाम की राजधानी का, हनोई है। तो इतने आपने देश समझा, तो एक प्रकार से सामान्य जानकारी थी दक्षिण पूर्वी एशिया के संक्षिप्त परिचय की। अब आपसे दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में आपसे कुछ भी पूछे एग्जाम्स में तो बता सकते हैं आप। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का व विश्व के संदर्भ में संक्षिप्त परिचय दीजिए, या आपसे पूछेगा दक्षिणी पूर्वी एशिया के राजनीतिक संगठन का मतलब राजनीतिक संगठन व महत्व बताइए। बड़े प्रश्नों में, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी में तो आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। ऑब्जेक्टिव वालों प्रश्न पूछे तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न बनेगा कि ब्रुनेई की राजधानी क्या, ब्रुनेई की राजधानी क्या है, ब्रुनेई की राजधानी, कंबोडिया की राजधानी। आपसे राजधानी पूछ सकता है, वहाँ की जनसंख्या के बारे में पूछ सकता है, वहाँ का क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो यहाँ पर इसको आप रट लीजिएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव वाले अगर देख रहे हैं तो। वैसे बात की जाए लिखित वाले देख रहे हैं तो उनके लिए अभी बहुत महत्वपूर्ण है, और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, दक्षिणी पूर्वी एशिया की राजनीतिक दशाओं पर प्रकाश डालिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया की राजनीतिक दशाओं पर प्रकाश डालिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से थाईलैंड को छोड़कर इस प्रदेश के सभी देश पश्चिमी देश के उपनिवेश रहे हैं। मतलब राजनीतिक दृष्टि से बात की जाए तो भाई राजनीतिक दशाओं को आपसे पूछ रहा है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में थाईलैंड को छोड़ करके, थाईलैंड पर अधिकतर मतलब कि किसी देश का कब्जा नहीं हुआ, बाकी जो पश्चिमी देश रहे हैं मतलब कि जैसे इंग्लैंड हो गए आपके और फ्रांस हो गए, यानी कि जो आपके हमारे देश में भी आए थे, फ्रांस, डच, ये तमाम सारे लोग, तो कहीं ना कहीं पे इनके उपनिवेश रहे, मतलब इनके गुलाम रहे हैं। कौन, ये सारे के सारे देश, यानी कि थाईलैंड को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे के सारे जैसे वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, लाओस, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर और ब्रुनेई, कंबोडिया, ये सब। ओके, ध्यान रखेंगे।
विगत 40 वर्षों में ही इन्हें विदेशी शासन से मुक्ति मिली है। मतलब अभी 40 वर्ष ही बीते होंगे इनको मुक्ति मिली हुई, लेकिन इतने में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया। यह प्रदेश कई विदेशी शक्तियों का संघर्ष स्थल रहा है। म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर तथा ब्रुनेई ब्रिटिश के अधीन, ब्रिटिश, इंडोनेशिया, डच और अब वियतनाम जो था, लाओस और जो है कंपूचिया फ्रेंच उपनिवेश रहे। मतलब बात की जाए, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई ये सब ब्रिटिश यानी कि जो ब्रिटेन था उसके गुलाम थे, जबकि इंडोनेशिया मतलब इंडोनेशिया और मतलब इंडोनेशिया जो था वह डच के अधीन था। और वियतनाम की बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, वियतनाम, लाओस और जो कंप्यूचिया है, ये सब किसके अधीन थे भाई? तो फ्रेंच उपनिवेश के अधीन रहे हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। इन देशों में औपनिवेशिक शासन हट जाने के बाद उत्पन्न शक्ति रिक्तता की स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन के द्वारा अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास भी किए गए। हिंद चीन विशेषतः वियतनाम जो है में युद्ध भी छिड़ गया था। एक ओर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रबल राष्ट्रीय भावना एवं दूसरी ओर नए प्रकार के क्षेत्रीय समायोजन के प्रयास में अन्य लघुस्तरीय देश जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस के मध्य विवाद एवं परस्पर अविश्वास की भावना का उदय हो गया। मतलब जैसे यहाँ पर जो है ब्रिटिश शासन या फिर जो फ्रेंच या फिर डच जो थे छोड़ के गए, तब अमेरिका अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा था। और ऊपर भाई तो चेन जो ड्रैगन के नाम से आना था। ड्रैगन मतलब क्या होता है? वो निगलने वाला प्राणी। तो निगलने वाला है, वह निगल जाता है देशों को। जैसे पाकिस्तान वगैरह को निगले हुए है, बस अब खत्म होने वाला है वह। ठीक, तो कहीं ना कहीं भी मेरे प्यारे दोस्तों उसको ड्रैगन कहा था चीन को। तो चीन कहता है पूरा एक प्रकार से एक जो है रेखा खींचा और बोल रहा है कि पूरा का पूरा दक्षिणी चीन सागर क्या है? मेरा है। और दक्षिणी चीन सागर जो है वियतनाम के बगल आप देखेंगे जो है ब्रुनेई के बगल है, आप दक्षिणी चीन सागर देखेंगे। आप तमाम सारे देश जो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया के पढ़ रहे हैं, वो सभी के सभी देश कहीं ना कहीं पे सीमा साझा करते हैं। एक आध दो देश को छोड़ करके, लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, उनको छोड़ करके बाकी सभी देश लगभग क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वह सीमा साझा करते हैं दक्षिणी चीन सागर से। और दक्षिणी चीन सागर जो है पेट्रोलियम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ पर पेट्रोलियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। मलेशिया में रबड़ बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो आपसे एग्जाम्स में जो है दक्षिणी चीन सागर को लेकर के पेट्रोलियम पूछ सकता है। वैसे बात की जाए, यहाँ पर पेट्रोलियम की ठीक ठाक मात्रा में मतलब होता है उत्पादन, पेट्रोलियम ठीक ठाक मात्रा में है। तो भाई चाइना जो है वह सभी का द्वीप कब्जा कर लेता है और वियतनाम से युद्ध भी छिड़ा था। ठीक, ध्यान रखेंगे। लेकिन वहाँ पर जो है अमेरिका को भी हराया और रूस को भी उन्होंने हरा दिया। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हुई। अब उसी दिन किसी दिन समझाऊंगा इसके बारे में, जब प्रॉपरली एक देश के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो ठीक है, आगे समझते हैं। अगला 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, एशिया में सिंचाई व्यवस्था पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। एशिया की में सिंचाई व्यवस्था पर संक्षिप्त परिचय। एशिया के लगभग सभी देशों में सिंचाई के द्वारा गहन कृषि की जाती है। सिंचाई के द्वारा कृषि करना एशिया में आदिकालीन समाज ने शुरू किया था। फलतः यह सिंचाई के अनेक साधन विधियां प्रचलित हैं। यहाँ पर तमाम प्रकार की विधियां प्रचलित हैं सिंचाई करने की। कहाँ पर? एशिया में। जैसे नदियों पर बांध बना करके नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है कहीं कहीं पर भूमिगत जल से कुआं, मतलब कि जो अंदर भूमि के अंदर जो जल है उसी को भूमिगत जल कहा जाता है। तो कुआं खोद करके हम सिंचाई करते हैं और नलकूपों के माध्यम से भी हम भूमिगत जल को निकालते हैं और नलकूप के माध्यम से हम सिंचाई करते हैं। इन सभी विधियों और साधनों का उपयोग भौगोलिक परिवेश के अनुसार कम या अधिक सभी देशों में किया जाता है एशिया की। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो किसके किससे सिंचाई करते हैं हम लोग भाई? तो नहरों के माध्यम से, भूमिगत जल से में कुआं बना करके, नलकूपों के द्वारा सिंचाई, और आप देखते हैं बोरिंग वगैरह जो करते हैं वही नलकूप वगैरह कहते हैं, उसी को इंजन जिसको आप कहते हैं। ठीक, आगे समझते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको देखें। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या वितरण पर प्रकाश डालिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या वितरण पर प्रकाश डालिए। तो भाई संपूर्ण एशिया में जनसंख्या का वितरण क्या है? असमान है। यहाँ के जनसंख्या वितरण के बारे में जो है कहा जा सकता है कि ऐसे भाग अधिक हैं जहाँ जनसंख्या बहुत कम है। इन क्षेत्रों में मानसूनी जलवायु की अनुकूलता, उपजाऊ जलोढ़ समतल मैदान और धान की कृषि के कारण भोजन की सुगमता से इतनी अधिक जनसंख्या को आकृष्ट किया है। ये सभी भूखंड प्राचीन काल से ही मानव के लिए आकर्षक क्षेत्र बने हुए हैं। आप देखते होंगे सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह बहुत ज़्यादा जो है एक प्रकार से टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले देश हैं। बात की जाए
भारत के बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं टहलने घूमने के लिए, और शूटिंग वगैरह करने के लिए भी साउथ की मूवी वगैरह जब अधिकतर वहीं बनती है। ठीक, जनबहुल देशों में भी जनसंख्या वितरण जो है प्रतिरूप समान नहीं है। दक्षिणी पूर्वी एशिया यद्यपि अपेक्षाकृत कम जलवायु अनुकूलन के कारण कम सघन बसा हुआ है, लेकिन इरावदी, सालबीन, मेकांग नदी, ये सब घाटियाँ हैं, ये सब नदियाँ हैं। मेकांग नदी पर विवाद ही होता रहता है, क्योंकि यह चाइना से बल करके चलती है, चाइना से चलती है। इधर म्यांमार भी कहता है कि यहाँ पर पानी हम रोकेंगे, इधर आपका जो है वियतनाम वगैरह जो है ये सब कहीं ना कहीं पे रोकने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पानी मुझे मिल जाए। तो इस पर विवाद भी आए दिनों होता रहता है। ठीक, यहीं पर देखेंगे इंडोनेशिया, आगे समझते हैं। इंडोनेशिया, सिंगापुर, जावा, सुमात्रा, कालीपंतनम द्वीप और थाईलैंड की चाओ फ्राया घाटी सबसे सघन क्षेत्र हैं। इस प्रकार दक्षिणी पूर्वी एशिया में वितरण प्रतिरूप क्या है, सामान्य है। मतलब कहीं पर ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं पर कम लोग रहते हैं, कहीं पर मध्यम क्वालिटी के लोग, मतलब कि ठीक ठाक मात्रा में आप देखेंगे। जनसंख्या घनत्व क्या है, असामान्य भी है और सामान्य भी है। वितरण प्रतिरूप की बात की जाए तो सामान्य है। ठीक, और जनसंख्या कहाँ पर अधिक मात्रा में रहती है, तो इरावदी के क्षेत्रों में नदी के, और जो है इरावदी नदी कहाँ देखते हैं, इरावदी नदी जो है आपकी पड़ती वहीं पर। तो इरावदी नदी किनारे घाटियों मतलब कि उनके किनारे किनारे जो है लोगों का बसाव ज़्यादा है। सालबीन नदी के किनारे मेकांग नदी घाटी, इन सभी घाटियों में अधिक मात्रा में लोग निवास करते हैं। इंडोनेशिया, सिंगापुर, जावा, सुमात्रा, कालीपंतनम, इन सभी द्वीपों पर निवास करते हैं। थाईलैंड की चाओ फ्राया घाटी, इन सभी में सघन लोग बसे हुए हैं। ठीक, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 20 नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिणी पूर्वी एशिया की प्रमुख कृषि फसलों का वर्णन कीजिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया की प्रमुख कृषि फसलों का वर्णन कीजिए। तो संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया में कृषि सर्वप्रथम जो है सर्वप्रधान क्या है, आर्थिक क्रम होता है। इस क्षेत्र में विशेषकर चावल और बगाती फसलें, जैसे कि बगाती फसलों में आपका गन्ना हो गया, चाय हो गया, रबर हो गया, नारियल हो गया, इन सभी फसलों की क्या है, प्रधानता है। चावल तो भैया यहाँ पर होता ही होता है खूब मात्रा में, जबकि और भी फसलें बगाती फसलों में गन्ना, चाय, रबर, नारियल, इन सभी की मात्रा भी अधिक मात्रा में होती है। आंतरिक पठारी क्षेत्रों में स्थानांतरणशील प्रारंभिक कृषि, नदी घाटियों तथा समुद्र तट के निकट धान प्रधान कृषि की जाती है। मतलब बात की जाए पठारी वगैरह क्षेत्र में, जहाँ पर पठार वगैरह हैं, वहाँ पर स्थानांतरणशील कृषि की जाती है। स्थानांतरणशील कृषि क्या होती है भाई, एक स्थान पर जो है सिंचाई वाला की एक प्रकार से कृषि करने लगे कोई व्यक्ति, अब धीरे धीरे क्या होता है, वह जमीन बंजर हो गई तो उस जमीन को छोड़ करके कहीं अन्य स्थान पर जाकर के खेती करे। तो स्थानांतरण मतलब कि स्थान बदलते रहना हो। ठीक, तो स्थान बदल बदल करके कृषि की जाती है, तो उसी कृषि को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। कभी कभी इसी कृषि को हम काटो एंड जलाओ कृषि के नाम से भी जानते हैं। क्यों भाई काटो जलाओ, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे को काट दिया जाता है, उसके बाद में फिर खेती करी जाती है। उसके बाद में क्या होता है, जब वहाँ की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है तो फिर दूसरे स्थान पर जाते हैं और फिर जो है पेड़ को काटते हैं, जलाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पर कृषि प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए काटो एंड जलाओ कृषि के नाम से भी फेमस है। जबकि जो समुद्र की घाटियां हैं, नदी की घाटियां हैं, समुद्र के तट हैं, उन सभी स्थानों पर धान प्रधान कृषि की जाती है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम होने पर चावल का निर्यात भी अधिक मात्रा में किया जाता है। समुद्री तटीय इलाकों में आपको एक प्रकार से देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व जो है कम है, इसलिए जब यहाँ पर चावल होता है तो इसको चावल को जो है अपने खपत के हिसाब से रोक लिया जाता है, बाकी चावल को निर्यात कर दिया यानी अर्थात बेच दिया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के सड़क परिवहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पर सड़क परिवहन को लेकर के पूछा सकता है। तो भाई देखिए, सड़क परिवहन सर्वाधिक सुलभ परिवहन का माध्यम होता है। सड़क परिवहन सर्वाधिक दूरस्थ स्थानों तक स्थलीय साधन मतलब कि संबंध जोड़ने का माध्यम है। प्राचीन सड़कों का बात की जाए तो सड़क संसाधन के बारे में पूछा गया है। वैसे सड़क संसाधन भारत से अगर एक सड़क बन जाती वहाँ तक का सड़क संसाधन बन जाती अगर वहाँ पर, तो पूर्वोत्तर राज्यों को भी सहारा मिल जाता और अच्छे तरीके से एक प्रकार से चाइना को भी हम टक्कर दे सकते थे। लेकिन अब उतना जो है भारत सरकार उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। एक सड़क वजह से CPEC जो चाइना बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सड़क बना रहा है हमारे इधर से, तो ऐसे ही हमको क्या करना चाहिए, यहाँ से पूर्वोत्तर से एक सड़क बनानी चाहिए जो कि एक प्रकार से म्यांमार, वियतनाम, बर्मा होते हुए वहाँ तक जाए, एक प्रकार से जो है कंबोडिया, लाओस, वहाँ तक पूरा जाए। तो ऐसे में क्या होता, हम लोग अच्छे तरीके से अपना एक प्रकार से क्या करते भाई, व्यापार वगैरह, टूरिज्म को बढ़ावा, तमाम प्रकार की चीज़ें हो सकती थी। ठीक, पता चला आपको बस से जाना कि हाँ चलो सिंगापुर, सिंगापुर बस से कोई चिल्ला रहा है कि चलो भाई सिंगापुर चलना है, तो भाई सभी लोग सिंगापुर टहलने निकल जाते। जैसे क्या होता भाई, अपने यहाँ पे भी लोग टहलने आते, वहाँ पर भी लोग जाते। आगे देखते हैं, अगला है
तो मतलब कि सड़कों के बारे में यहाँ पर प्रश्न था। जीर्णोद्धार मतलब कि जीर्णोद्धार मतलब मरम्मत जो होता है उसी को जीर्णोद्धार कहा जाता है। और नई सड़कों का निर्माण एशिया के लगभग सभी देशों में प्राचीन काल से होता रहा है। तो यहाँ पर सड़क प्राचीन काल से ही होता रहा है, लेकिन 20वीं शताब्दी में मोटर गाड़ी के विकास के बाद सड़कों का रूप रंग बदलने लगा। आज अनेक प्रकार की सड़कें बनाई गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग आप देखेंगे, कोई प्रांतीय राजमार्ग आप देखेंगे, बहुत सारे स्थानीय रास्ता भी देखेंगे, स्थानीय पथ भी देखेंगे। तो भाई एशिया के देशों में सड़क जाल का विस्तार एक जैसा नहीं है। सघन सड़क जाल का विकास बात की जाए तो जापान में, भारत में, चीन में, पश्चिमी एशिया के कुछ देशों में है। जबकि एशिया में विश्व की कुल सड़क की लंबाई बात की जाए तो मात्र 5% है। एशिया में विश्व की कुल सड़क लंबाई मात्र 5% है, जिसका सघनतम रूप जापान में है। जापान सड़क परिवहन में एशिया का सर्वाधिक संपन्न राष्ट्र होता है। जापान में सड़कें वगैरह बड़ी ही वीआईपी और बहुत ही अच्छी, लंबी भी, मतलब अधिक मात्रा में सड़कें वहाँ पर हमेशा हर गली में सड़क बनी हुई अच्छी खासी। अगला प्रश्न देखते हैं, म्यांमार। म्यांमार की प्राकृतिक वनस्पति व मिट्टी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टी का संक्षिप्त परिचय म्यांमार की मिट्टी के बारे में पूछ रहा है, पड़ोसी है, अपना भाई है। देखिए पहले प्राकृतिक वनस्पति के बारे में समझते हैं। उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा के कारण से अधिकतर ऊंचे क्षेत्र सघन रूप से वन आच्छादित होते हैं। मतलब कि प्राकृतिक वनस्पतियों में बात की जाए तो जो उच्च तापमान जब होता है तब क्या होता है भाई, अधिक वर्षा होती है। जहाँ पर उच्च तापमान होता है वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। और क्यों अधिक वर्षा होती है भाई, क्योंकि उच्च तापमान में जो हवाएं होती है वो गर्म हो जाती है, गर्म हवाएं ऊपर उठती है तो ऊपर माहौल क्या होता है, ठंडा होता है। ऊपर जाकर के गर्म हवाएं ठंडे माहौल में मिलती हैं, उसके कारण से क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन की प्रक्रिया के तदुपरांत होता क्या मेरे भाई, वो बूंदें जो होती, गर्म हवाएं जो होती, जो भाप होती, जो यहाँ से उड़ करके गई है वह क्या होती, जल की बूंदों में कन्वर्ट होना प्रारंभ हो जाती है। बादल के निर्माण होते हैं, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बारिश जो है होना प्रारंभ हो जाती है। ठीक, तो जहाँ पर गर्म इलाके होंगे वहाँ पर बारिश होगी। आप देखते होंगे विषुवत रेखीय प्रदेशों में अधिकतर बारिश होती है, इसलिए अमेजन के जंगल आपके प्रसिद्ध होंगे बहुत ज़्यादा। लगभग दुनिया के 20% ऑक्सीजन जो होता है अमेजन के जंगलों से प्राप्त होता है। और चाइना एक ड्रैगन जो है वह अकेले 20% जो है ऑक्सीजन को खींच लेता है। ठीक, ध्यान रखें इस बात को। तो चलिए, उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा होने के कारण से अधिकतर यहाँ पर ऊंचे क्षेत्र जो हैं वहाँ पर अधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं, सघन रूप से खूब गझिन वन वहाँ पर मिलते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भागों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन होते हैं भाई, ऐसे उष्णकटिबंध किसको कहा जाता है, ये वाली गोला आप देखेंगे, ऐसे आप बताइए उष्णकटिबंध जब भी आपको बताना हो सीधे ऐसे गोला बनाइए, मतलब पृथ्वी बनाइए, बीच में एक 0 डिग्री रेखा खींचिए, अक्षांश 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा, इसके 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे। ठीक, अब इतने इलाके को आप रंग दीजिए, ऐसे बोल दीजिए, यही होता है उष्ण कटिबंध। और यहीं पर पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में बारिश वगैरह की मात्रा कभी नहीं होती, गर्मी भी पड़ती ठीक ठाक मात्रा में और बारिश भी ठीक ठाक मात्रा में होती है। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों आप जो है मैप बना करके भी बता सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। चले यहाँ पर और तो आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि क्या होता है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती जिन भागों में, वहाँ पर क्या होता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। वहाँ के वन उष्ण कटिबंधीय वन सदाबहार वन, मतलब सदाबहार मतलब समझते हैं हमेशा हरा भरा रहे। जैसे बेहया देखें कभी, तालाब में बेहया होता है, वह बेहया हमेशा हरा भरा रहता है। ठीक, ऐसे कुछ जो है पेड़ जो है पत्तियाँ होती हैं जो कि हमेशा हरी भरी रहती हैं, उनमें पतझड़ जैसी कोई सुविधा नहीं होती। जैसे आप देखते हैं पतझड़ वाला जो एक प्रकार से मौसम आता है उसमें सब पत्तियाँ झड़ जाती है पेड़ की, तो वैसे वन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं जो हमेशा हरे भरे बने रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्षा होती रहती है हमेशा। ठीक, जैसे अमेजन के जंगल कैसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी वहाँ पर होते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं, कुछ पेड़ 30 मीटर से अधिक ऊंचे मिलते हैं यहाँ पर, मतलब 30 मीटर की ऊंचाई से अधिक और ऊंचे होते हैं और बहुमूल्य होते हैं, बहुत ज़्यादा कीमत वाले होते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है आपको यह पेड़ देखने को मिल जाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ की मिट्टियाँ कैसी भाई। मिट्टी समझते हैं कि दक्षिणी पूर्वी एशिया की मिट्टी कैसी, सॉरी म्यांमार की मिट्टी कैसी, म्यांमार की। तो पश्चिमी तथा पूर्वी पहाड़ी एवं पठारी भागों में अधिक वर्षा एवं तीव्र ढाल होने के कारण से अपक्षालित और अपर्दित छिछली अनुर्वर मिट्टी लाल मिट्टी पाई जाती है। मतलब जैसे कि मान लेते हैं पहाड़ है भाई वहाँ पर, अब पहाड़ों से क्या होता है पानी वर्षा या फिर नदियों के माध्यम से क्या हुआ, अपर्दन हुआ, वायु द्वारा अपर्दन हुआ। और इसके बाद तमाम सारे अपर्दन होते हैं, अपर्दन के कई प्रकार होते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो अपर्दन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, वहाँ की जो मिट्टियाँ होती है ऊपरी परत उनकी क्या होती है, कट जाती है। अब कट के क्या हो जाती है, बह जाती है।
अब उसके तदुपरांत हुआ अनउर्वर हो जाती है, छिछली हो जाती है मिट्टियाँ, उसकी मतलब मिट्टी क्या हो जाती है, छिछली हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है। उर्वरक क्षमता इसके कारण से उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर भाई अनउर्वर लाल जो है मिट्टी पाई जाती कहाँ पर, जहाँ पर तीव्र ढाल होते हैं और अधिक वर्षा होती है। चूँकि अधिक वर्षा होने के कारण से क्या होता है, तीव्र ढलानों पर जो मिट्टियाँ होती कट करके बह जाती हैं, तो उसकी परतें जो होती खत्म हो जाती हैं, इसीलिए मिट्टी अनउर्वर हो जाती है। ठीक, सान पठार के चूना पत्थर वाले भाग में भी अनउर्वर लाल मिट्टी पाई जाती है। तो सान का पठार कहाँ है भाई, वहीं पर है आपका म्यांमार में। और म्यांमार में ही, म्यांमार से प्रश्न लगातार एग्जाम से बनते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसीलिए भाई सान के पठार में भी क्या होता है, चूना पत्थर वाले भाग में अनउर्वर लाल मिट्टी पाई जाती है। उर्वर जलोढ़ मिट्टी जो है नदी घाटों में प्रायः आपको देखने को मिलती है। जब भी बात की जाए जो है जलोढ़ मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाएंगी, तो जो है नदियों के माध्यम से, नदी घाटी के मतलब आसपास या दुआब वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, या आप देखेंगे यहाँ पर दो नदियाँ आकर के मिलती हैं, उसके आरी बगल का क्षेत्र, या नदी की जो एक प्रकार से जो अफवाह क्षेत्र होता है उनके बीच का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो कि एक प्रकार से बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसी मिट्टी का प्रकार और वनस्पति आपने समझ लिया। आगे समझते हैं म्यांमार की कृषि कैसी है, समझते हैं भाई। म्यांमार जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया का सर्वप्रमुख चावल निर्यातक देश है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सर्वप्रमुख चावल निर्यातक यानी चावल को बेचने वाला देश कौन सा है, म्यांमार है। इसका उत्पादन पहले शुष्क घाटी क्षेत्रों में ही सीमित था। शुष्क घाटी क्षेत्र क्या होता है और आर्द्र क्या होता है। शुष्क माने क्या होता है भाई, जहाँ पर गर्मी वाला क्षेत्र हो, मतलब कि वहाँ की वायु कहाँ की गर्म हो, ठीक, वहाँ की वायु में नमी ना हो, यानी पानी ना हो उनकी वायु में, उसी को हम क्या कहते हैं, शुष्क घाटी क्षेत्र। ठीक, जहाँ पर गर्मी हो रही हो। लेकिन और आर्द्र क्या होता है, जहाँ की वायु में क्या हो, जल की बूंदें हों। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो जहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक था, कहाँ पर, शुष्क घाटी क्षेत्रों में। वर्षा कम होने के कारण से यहाँ वनस्पति साफ करने में आसानी थी। वर्षा चूंकि इन क्षेत्रों में कम होती थी, इसीलिए तो इसको हम शुष्क घाटी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, वर्षा की कमी से सिंचाई के द्वारा यहाँ पर पूरी कर ली जाती है कृषि के माध्यम से। और जो है माई तंगी सहित भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था थी। अतः माई तंगी घाटी म्यांमार का चावल गोदाम कहलाती है। ऑब्जेक्टिव वालों आपसे आप प्रश्न लगातार एग्जाम से बनेगा, ध्यान रखेंगे क्या, कि माई तंगी घाटी म्यांमार का चावल गोदाम, मतलब कि म्यांमार का चावल गोदाम किसे कहा जाता है, तो माई तंगी घाटी को। तो माई तंगी घाटी में चावल खूब अधिक मात्रा में होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, म्यांमार का जो है चावल गोदाम कहते हैं। ब्रिटिश काल में डेल्टा क्षेत्र में धान की खेती को प्रोत्साहन मिला, जब जो है ब्रिटेन यहाँ पर कब्जा किया हुआ था। यहाँ पर्याप्त वर्षा मात्रा में होने के कारण से क्या होता है, यहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में होने के कारण ही क्या होता है, उर्वर जलोढ़ भूमि उपजाऊ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पे उपलब्ध होती है। तथा पतन के निकट, पतन क्या होता है भाई, बंदरगाह, पत्तन को बंदरगाह कहते हैं। पत्तन के निकट होने से निर्यात की अपेक्षा अधिक सुविधा होती है। भाई यहाँ पर चावल निकला, अधिक वर्षा हुई, अर्थात मैदानी भागों में जलोढ़ मृदा में क्या हुई, जलोढ़ मृदा में बहुत अधिक मात्रा में जो है उपजाऊ मतलब की मृदा होती है, इसलिए धान की मात्रा में अधिक धान होता है। तो धान हुआ, अब उसके क्यों निर्यात होता है भाई, क्योंकि जो है पत्तन यानी बंदरगाह नज़दीक है। अब वहीं समुद्र से आपको बंदरगाह से के माध्यम से भेज दिया, विभिन्न देशों में निर्यात कर दिया। तो ऐसे में जो है यहाँ पर निर्यात की भी सुविधा है। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, थाईलैंड को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। थाईलैंड को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया मेरे भाई, तो क्षेत्रीय विशेषता के आधार पर थाईलैंड को 5 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है। और 5 थाईलैंड मतलब कि 5 जो है कौन से हैं भौगोलिक प्रदेश, पहला है आपका पश्चिमोत्तर पर्वतीय भाग, क्या है, पश्चिमोत्तर पर्वतीय भाग। दूसरा क्या है, कोरात वाला पठार। तीसरा क्या है, मध्यवर्ती का जो मैदान है मध्य में वह मैदान। और चौथा क्या है, दक्षिणी थाईलैंड। और पांचवा क्या आपका, दक्षिणी पूर्वी थाईलैंड। ओके, फिर से एक बार सुनिए, पश्चिमोत्तर जो है पर्वतीय भाग, और दूसरा आपका क्या है, कोरात पठार। तीसरा क्या, मध्यवर्ती मैदान। चौथा क्या आपका, दक्षिणी थाईलैंड। और जो है आपका पांचवा क्या, दक्षिणी पूर्वी थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग। कोरात के पठार क्या दिया है आपके सामने, कोरात के पठार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोरात का पठार पर संक्षिप्त टिप्पणी देखिए। यह एक तस्तरी नुमा सरपट पठार है। क्या है तस्तरी, मन तस्तरी क्या होती है भाई, ऐसे जिसमें आप जो है चाय वगैरह रखते हैं उसी को तस्तरी कहते हैं, या फिर जिसमें मिठाई उठाई छेना वोना रखते हैं। ठीक, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम जो है तस्तरी कहते हैं। तो एक तस्तरी नुमा सरपट पठार है, मतलब पठार ठीक ठाक है, उस पर लोग रह भी सकते हैं। जिसका दक्षिणी पश्चिमी भाग क्या है, अधिक ऊंचा है। इस ओर पर्वत श्रेणियों का ढाल मध्यवर्ती मैदान की तरफ है। इसका जल प्रवाह जो है एक प्रकार से नामसी नदी जो है और नाममून नदियों के माध्यम से होता है, मेकांग की ओर है, मेकांग नदियों की ओर। तो नामसी और नाममून जो नदियाँ हैं इनका प्रवाह होता है मेकांग नदियों की ओर बहती हैं, या मेकांग में मिलने की ओर से। ठीक, ध्यान रखेंगे क्यों बहती, चूँकि
पर्वतीय श्रेणियों का ढाल है एक प्रकार से, इसलिए इसका मध्यवर्ती भाग साधारण ऊंचा नीचा है। मध्यवर्ती भाग क्या है? ऊंचा नीचा यानी खाल ऊंच है। ठीक, आगे समझते हैं। जहाँ पर क्या होता है भाई, जहाँ पर जब जो है खाला ऊंचा वहाँ पर क्षेत्र है, ऊंचा नीचा है, तो वहाँ पर बलुआ पत्थर अथवा सेल के ऊपर जलोढ़ या काप बलुई दोमट मिट्टी मिलती है। क्योंकि जब खाला ऊंचा तो नदियाँ मान लेते बह करके आई, तो क्या हुआ, दोमट जो अपने साथ मलबे बहा करके लाती हैं, अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टियाँ बहा करके लाती नदियाँ, वह क्या करती हैं, वहीं पर निक्षेप कर देती, मतलब छोड़ देती हैं। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। इस प्रखंड में वर्षा की मात्रा कम और अनिश्चित होती है। भैया कोनो पता नहीं कि यहाँ पर वर्षा कब हो जाए, कैसी होती है। इस प्रखंड में क्या होता है, मतलब कि इस क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो क्षेत्र मैं बता रहा हूँ, तो वर्षा यहाँ पर क्या होती है, मात्रा कम होती है और अनिश्चित होती है, क्योंकि दक्षिण की ओर जो है डांगरेख श्रेणी सामुद्रिक हवाओं के मार्ग में बाधक है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। वर्षा का वितरण ऋतविक प्रतिरूप प्रकट करता है। नवंबर से अप्रैल तक शुष्क ऋतु होती है, मतलब कुछ नहीं पानी वानी बरसता नवंबर से अप्रैल तक। और यहाँ शुष्क मानसूनी वन अथवा जो है सवाना वनस्पति पाई जाती है। सवाना वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है? सवाना क्षेत्र कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों? तो अफ्रीका में है। क्या सवाना का मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका में, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक, गर्म मरुस्थल। ठंडा मरुस्थल अंटार्कटिका का मरुस्थल, बर्फ वाला। ठीक, आगे समझते हैं। तो आपने समझ लिया कोरात के पठार के बारे में। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि थाईलैंड के उद्योग धंधों पर प्रकाश डालिए। थाईलैंड के उद्योग धंधे समझते हैं इसको भाई। थाईलैंड में धातु खनिजों की कमी से भारी उद्योगों का अभाव है। यहाँ अधिकांश हल्के उद्योग विकसित हुए हैं, जिसमें चीनी, सीमेंट, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और कृत्रिम धागों का भी एक प्रकार से विकास यहाँ पर हुआ है। उसके भी वस्त्र बनाए जाते हैं। रबर के टायर वगैरह का उद्योग यहाँ पर है थाईलैंड में। रसायन भी यहाँ पर एक अधिक मात्रा में आप देखने को मिलेगा। कृत्रिम उर्वरक भी आपको देखने को मिलेगा। पेट्रोलियम हो गया, उसका शोधन वगैरह किया जाता है। मोटर उद्योग भी यहाँ पर एक प्रकार से इसका विकास महत्वपूर्ण है, और मतलब कि इसका विकास हो चुका है। और ये सभी के सभी क्या है, महत्वपूर्ण क्या है भाई, थाईलैंड के उद्योग धंधे हैं। ओके, आगे समझते हैं। यहाँ रेशमी वस्त्र बुनने की प्राचीन परंपरा रही है। अधिकतर उद्योग पारिष्करण से संबंधित हैं। अधिकतर कारखाने बैंकॉक जो है थोनबरी क्षेत्र में केंद्रित हैं। मतलब थाने मतलब कि जो है कारखाने अधिकतर देखेंगे तो बैंकॉक और थोनबरी जो इलाका है, वहीं पर अधिकतर मात्रा में आपको कारखाने वगैरह मिलेंगी। ठीक, फैक्ट्रियाँ वगैरह। परंतु 1960 के पश्चात अन्य नगरों में भी कारखाने जो है यहाँ के विस्थापित हुए हैं। इनमें एक ट्रैक्टर, एक जो है टायर और एक मोटर कार और स्कूटर, मतलब एक दो औषधि निर्माण कारखाने, ये सभी जो है अलग अलग स्थानों पर फैले हुए हैं। लकड़ी और रबर का उद्योग भी यहाँ पर होता है। और हाल के वर्षों में विदेशी पूंजी को बढ़ावा देने के कार्यक्रम भी यहाँ पर चल रहा है, जिससे नए नए कारखाने क्या होते हैं, स्थापित होते रहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मलेशिया के प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। मलेशिया के प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। मलेशिया जो है संघ का निर्माण कब हुआ था? 1963 ईस्वी में हुआ था, जिसके अंतर्गत मलक्का जलडमरू जो है के पास स्थित है। पहले का ब्रिटिश उपनिवेश जो मलाया, सिंगापुर, सारावाक तथा साबा यानी उत्तरी बोर्निया जो है सम्मिलित हुए, परंतु 1965 ईस्वी में सिंगापुर इस संघ से अलग हो गया। अब मलेशिया के 2 भूखंड हैं। अब भाई जब भी आपके प्राकृतिक स्वरूप पूछेगा तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। अगला पहला क्या है, पश्चिमी मलेशिया यानी मलाया जिसको कहते हैं। दूसरा क्या, पूर्वी मलेशिया जिसको सारावाक और साबा। तो ये मलेशिया के 2 भाग हैं। ओके, 2 मलेशिया हैं। इंडोनेशिया तो लगभग 13,000 द्वीपों का समूह है। ठीक, आगे समझते हैं। अगला है आपका, मलेशिया की जलवायु का वर्णन कीजिए। मलेशिया की जलवायु कैसी भाई, समझते हैं इसको। मलेशिया के निम्न अक्षांशों 1 डिग्री से 7 उत्तर के मध्य स्थित होने के कारण से क्या होता है, क्योंकि मलेशिया जो है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 0 डिग्री है और इसके उत्तर में मतलब कि 1 डिग्री से लेकर के 7 डिग्री, मतलब कि इसके आसपास यहीं पर पड़ता है मलेशिया। ठीक, क्योंकि यहीं पर पड़ता है, इसीलिए क्या होता है, मध्य में स्थित होने के कारण से स्वभावतः भूमध्य रेखीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें वर्ष प्रयत्न जो होता है, मतलब हमेशा पूरे के पूरे साल यहाँ पर ऊँचा तापमान रहता है और यहाँ पर वर्षा भी ठीक ठाक मात्रा में होती है। पेनांग में तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिसंबर के महीने में रहता है। दिसंबर के महीने में जब अपने यहाँ का तापमान ठंडी का हो जाता है, प्रकार ठंड मौसम होता है, तब भी वहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान दिसंबर के महीने में रहता है। 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 27 से 28। ओके,
स्पष्टता वार्षिक तापांतर जो है 2 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता। मतलब तापांतर समझते हैं, जब ताप का अंतर मतलब सबसे कम तापमान कब आंका गया और सबसे अधिक तापमान, मतलब यहाँ पर तापमान जो होता है हमेशा समान ही रहता है, लगभग 2 से 3 अंतर आता है। मतलब कि हो सकता है कि तापमान रहा 27 डिग्री का तो हो सकता है 28 का हो जाए गर्मी में, या एक प्रकार से 27 का तो फिर एक प्रकार से 40 का हो जाए, इस प्रकार से होता है कुछ, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं पाया था। तो यहाँ पर सेंटीग्रेड से अधिक नहीं है। वर्षा भी सर्वत्र 200 मतलब कि 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, मतलब कि बहुत घनी मतलब वर्षा भी यहाँ पर देखने को मिलती है आपको। वर्षा पर मौसमी प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। दक्षिणी पश्चिमी वायुधारा की अपेक्षा उत्तरी पूर्वी वायुधारा से यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी वायुधारा का जोर सुमात्रा के निकट रहने से कम हो जाता है। पूर्वी तट पर समुद्री तूफानों का भी अधिक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पर देखते हैं अगला 29 नंबर देखें। इंडोनेशिया ने हिंदोनेशिया के खनिज संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर समझ लीजिए इसको। इंडोनेशिया प्राकृतिक रूप से संसाधन संपन्न देश है। क्या है? संसाधन संपन्न है, यानी यहाँ पर संसाधन संपन्न देश है कौन? इंडोनेशिया। बहुत ज़्यादा द्वीप है भैया, यहाँ पर संसाधन तो अधिक मात्रा में है, ये है, बाकी बहुत ज़्यादा देश है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है बताएं? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर जितने भी लोग देख रहे हैं। इंडोनेशिया प्राकृतिक रूप से संसाधन संपन्न देश है, परंतु इसकी संसाधन संपन्नता में अत्यधिक प्रादेशिक भिन्नता मिलती है देखने को। खनिज संसाधन में भी यह दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों की अपेक्षा संपन्न है सबसे अधिक मात्रा में। यहाँ एशिया का एक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक देश जो है एशिया का एक प्रमुख, मतलब कि ठीक ठाक रूप से यहाँ पर पेट्रोलियम होता है। कहाँ पर? तो भाई इंडोनेशिया में। बॉक्साइट और एवं निम्न कोटि का लोहा भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में आप देख सकते हैं। उसके अलावा तांबा हो गया आपका, निकेल हो गया, जस्ता हो गया, क्या तांबा, निकेल, जस्ता, ये सब भी अधिक मात्रा में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तांबा, निकेल, जस्ता, और उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर और भी तमाम सारी चीज़ें। जैसे बात की जाए, एक मिनट, जैसे बात की जाए सीसा, मैग्नीज, फास्फेट, गंधक, सोना, चांदी, या भी न्यूनाधिक मात्रा में, मतलब कि कम नहीं है, ठीक ठाक मात्रा में पाई जाती हैं। टिन सुमात्रा एवं निकटवर्ती द्वीपों के प्राचीन भूखंडों में प्राप्त होता है, जो विश्व का लगभग 26.6% होता है। तो टिन भी अधिक मात्रा में यहाँ पर उत्पन्न होता है सुमात्रा के निकटवर्ती द्वीपों में। विश्व में अगर 100 किलो एक प्रकार से अगर जो है टिन निकाला जा रहा है माई 100 कुंटल, तो उनमें से 26 कुंटल जो होगा किसका होता है? सुमात्रा द्वीप, यानी कि सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में ही है, तो इंडोनेशिया का होता है। ठीक, पेट्रोलियम जो यहाँ पर जावा और सुमात्रा द्वीप पर, काली जो है पंतनम, इन सभी द्वीपों पर मिलता है। पश्चिमी इरियन के कई स्थलों पर भी यह प्राप्त होता है पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम के देश से संपन्न देश है यह। ठीक, अधिकांश उत्पादन सुझारू में होता है, सुझारू एक क्षेत्र है वहाँ पर अधिकांश उत्पादन किया जाता है। सोना सुमात्रा द्वीप पर मिलता है, सेली बीज में भी एवं मिलता है सोना। निकेल पूर्वी द्वीपों में प्राप्त होता है आपका, लोहा जावा द्वीप पर प्राप्त होता है, और सेली बीज जो है एक प्रकार से, और बॉक्साइट सुमात्रा में उपलब्ध है। सेली बीज और एक प्रकार से मतलब कि सेली बीज में भी आपको मिलेगा लोहा, ध्यान रखेंगे। बॉक्साइट सुमात्रा में आपको उपलब्ध मिलता है। ठीक, तो ये एक प्रकार से इसका वितरण था, जो है किसका वितरण था भाई? संसाधनों का वितरण था। ठीक, ध्यान रखेंगे, संसाधन यहाँ पर ऐसे पाए जाते हैं। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंडोनेशिया यानी हिंदोनेशिया की, इंडोनेशिया यानी हिंदोनेशिया की कृषि का वर्णन कीजिए। कृषि कैसे वहाँ पर होती है समझते हैं थोड़ा सा। समझिए भाई, संपूर्ण इंडोनेशिया के 10% से कम क्षेत्रफल पर कृषि होती है, परंतु 60% जनसंख्या कृषि एवं जो है मत्स्य उत्पादन में लगी हुई। यहाँ पर मछली उत्पादन और कृषि में लगभग 60% जनसंख्या लगी हुई है। यहाँ कृषि के 2 रूप हैं, एक तो छोटी जोतों पर किसानों के द्वारा अन्न उत्पादन किया जाता है, और एक बड़े फर्मों पर व्यापारिक जो फसलें का उत्पादन किया जाता है, जो कि बड़े किसान करते हैं। अधिकतर लोग हैं यहाँ पर जो छोटे किसान हैं, जो कि धान बोते हैं, मक्का बोते हैं, शकरकंद हो गया, और भी अन्य खाद्य पदार्थ का जो है पैदा करते हैं। ठीक, धान की बात की जाए, यहाँ की प्रमुख फसल है धान, यानी जो चावल जिससे बनता है, जो कुल कृषिगत भूमि के 2/3 जो है भाग पर उत्पन्न किया जाता है। मतलब 60% लोग कृषि करते हैं, उनमें से लगभग मेरे प्यारे दोस्तों बात की जाए, उनमें से जितने भी लोगों के पास खेत है 2/3 खेतों पर आपका धान ही बोया जाता है। दूसरा जो है स्थान बात की है, दूसरा फसल आपकी यहाँ की इंपॉर्टेंट कौन सी है? मक्का है।
चावल का उत्पादन अधिक होने पर भी इंडोनेशिया चावल के उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर नहीं, मतलब कि चावल यहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में बोया जाता है, लेकिन फिर भी इंडोनेशिया की जनसंख्या कितनी है भाई? इंडोनेशिया की जनसंख्या लगभग 23 करोड़ 55 लाख के आसपास है। तो वह अपने आप में निर्यात मतलब कि जो है मतलब निर्भर देश नहीं, आत्मनिर्भर देश नहीं चावल के मामले में। इसको जो है आयात करना पड़ता है चावल, ध्यान रखेंगे। ओके, इसकी कमी को पूरा करने के लिए अन्य फसलों जैसे कि कसावा हो गया, मक्का हो गया, इन सभी का भी उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। बागाती फसलों में बात की जाए तो गन्ना बोया जाता है, चाय बोई जाती है, कहवा हो गया, नारियल की खेती हो गई, तंबाकू हो गया, रबर और मसाले हो गए, इन सभी की खेती यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब हम किसी दिन पूर्वी एशिया के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पूर्वी एशिया के बारे में हमने बता दिया है, उसको देख लीजिएगा। पूर्वी एशिया का हमने विस्तार से आपको पूर्वी एशिया का लेक्चर समझा दिया है। वैसे यहाँ पर पूर्वी एशिया के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, संक्षिप्त परिचय यहाँ पर पूर्वी एशिया का देख लीजिए आप सभी लोग। ठीक, अगर जिसका भी है उसको देख लीजिएगा। पूर्वी एशिया में आपके चीन, जापान देशों मतलब कि और चीन आपका हो गया, जापान हो गया, दोनों कोरिया हो गया आपका, ताइवान हो गया, हांगकांग हो गया, मकाओ हो गया, ये सभी देश सम्मिलित हैं। इस प्रदेश में भौतिक सांस्कृतिक व्यक्तिगत संपूर्ण एशिया के अन्य प्रदेशों से काफ़ी भिन्न है। यह दक्षिणी एशिया के आकार से लगभग 2.5 गुना बड़ा होता है, जनसंख्या में 1.5 गुना बड़ा है। आकार, जनसंख्या, संसाधन, प्राकृतिक प्रखंडों के विस्तार और आर्थिक विकास आदि की दृष्टि से चीन और जापान में जितना अंतर होता है उतना एशिया के किसी अन्य भाग में नहीं होता है। चीन और जापान एक ही क्षेत्र के हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है। तो एक प्रकार से इसको अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, हमने विस्तार से इसके बारे में बता दिया था। ठीक, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक वीडियो आपके सामने आने वाली है भूगोल को लेकर के, पेपर 1 से संबंधित जियोग्राफिकल थॉट्स। उसमें भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा। पेपर 1 भौगोलिक विचारधाराओं को लेकर के जल्दी आपके सामने आएगी, और भी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उसमें हम करवाने का प्रयास करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।